नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर आज हो गया 7 दिसंबर दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी बोले रिश्ते और मजबूत होंगे। खास करके S-400 समेत कई मुद्दों पर बातचीत। द्विपक्षीय वार्ता 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई बड़ी बैठक। चीन का मुद्दा भी उठाया गया है रूसी विदेश मंत्री के सामने, रक्षा मंत्री के सामने। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा में पारित राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संगठन गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। लोकसभा जैसे संसद में हंगामा चल रहा था, इस बीच एक और अपडेट। चीन को झटका, अमेरिका इस सप्ताह करने जा रहा है बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक को बहिष्कार का ऐलान। इस बीच अगली अपडेट, नागालैंड को लेकर भी गृहमंत्री अमित शाह ने उठाया बड़ा कदम। बोले सेना ने गाड़ियां रोकने की कोशिश की थी लेकिन नहीं रुके तो चलानी पड़ी गोली। सेना ने ही घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है, जांच के आदेश दिए। तो एक एक करके बताएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान को लेकर उठाया बड़ा कदम। बोले इराक सीरिया से दाखिल हो रहे हैं आतंकी। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे। भारत के रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी चीन की मुसीबत। जी हाँ, चीन की ताकत हो रही कम, रिपोर्ट में खुलासा। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां महबूबा मुफ्ती धरने पे बैठे, वहीं पंजाब में अमित शाह से मिले अमरिंदर सिंह। बड़ी खबर निकल के आ रही, गठबंधन का किया बीजेपी से ऐलान। तो दोस्तों एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जैसा पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी बोले रिश्ते और भी होंगे मजबूत। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों ने महामारी के दौरान वैक्सीन के परीक्षण और उत्पादन से लेकर नागरिकों को संबंधित देशों में लौटने में मजबूती से सहयोग किया है। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ 21वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले भारत की आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। पीएम ने आगे कहा है कि पिछले कुछ दशकों में कई बुनियादी बातों में बदलाव आया है, नए समीकरण सामने आए हैं और इस तरीके के तमाम बदलावों के बीच भारत रूस की दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है और एक दूसरे की संवेदनशीलता का भी ख्याल रखा है। अफगानिस्तान पर दोनों देशों के संबंधों में ठंडक और बॉर्डर पर चीन भारत के तनाव के बीच पुतिन इस खासा यात्रा का महत्व माना गया है। आपको बता दें, गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। इसके बाद चाइना और पाकिस्तान की जो है कहीं ना कहीं सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी महत्व है। हालांकि अगली अपडेट लेते हैं, जहां पे रूस के साथ बैठक में जो है भारत ने चीन का मुद्दा उठाया है। सीमा पर अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सख्त दिखे और एक तरीके से बड़ी बातें कहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में जिस तरीके से चीनी अतिक्रमण का मुद्दा रूस के विदेश और रक्षा मंत्री के सामने उठाया है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल साल 2020 में चीन के दुस्साहस के बाद भारत और उसके उत्तरी पड़ोसी के रिश्तों की तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच शक और अदावत की खाई बढ़ती जा रही है। 1962 के चीन भारत युद्ध में असफलता का सामना करने वाली भारतीय सेना ने हाल ही के वर्षों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के साथ कई मौक़ों पर आमना सामना किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने रविवार को कहा है कि भारत 1962 से काफ़ी आगे निकल चुका है। एक और अपडेट लेते हैं। मैत्री दिवस पर पीएम मोदी ने कहा बांग्लादेश के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए करेंगे काम। भारत की ओर से 1971 में बांग्लादेश को मान्यता देने की याद में 6 दिसंबर को मनाए जा रहे मैत्री दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि वो दोनों देशों के संबंधों को और विस्तार देंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देशों की अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ काम जारी रखने के आकांक्षी हैं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि आज भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मना रहे हैं और हम अपनी 50 सालों की मित्रता की नींव को मिलकर याद करते हैं और मनाते हैं।
अपने संबंधों को और विस्तार देने का गहरा बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मिलकर काम जारी रखने का आकांक्षी हूँ। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा में पारित राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़े संसद गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद में शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का कल 5वां दिन रहा। सुबह से ही सांसदों के निलंबन के मामले और नागालैंड मामले पर चर्चा की मांग की गई। दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस दौरान राज्यसभा में बेल में विपक्षी सांसदों के पहुंचने के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड में हुए उस घटना को लेकर उन्होंने बयान दिया। नागालैंड फायरिंग पर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान देते हुए कहा है, सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय इस तरीके की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। नागालैंड की घटना के विस्तृत जांच के लिए विशेष जांच दल बना दिया गया है और 1 महीने के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी। हालांकि भारत सरकार नागालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट किया हुआ है और मृतकों के प्रति संवेदना भी जताई हुई है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सेना ने इस घटना के कारणों की उच्चतम स्तर पर जांच शुरू कर दी है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। घटना की खबर मिलते ही मैंने तुरंत उपराज्यपाल को सीएम से संपर्क किया है। गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव और डीजीपी भी संपर्क किए हैं। अगली एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर, चीन से लेकर ईरान तक सब दिखा रहे हैं अमेरिका को तेवर। जो बाइडन की सरकार में कमज़ोर हुआ अमेरिका। दोस्तों, जो बाइडन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के लोगों को उनसे कई तरीके की उम्मीदें रही हैं। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई, जहां पे एक रिपोर्ट निकल के आई है। इसमें माना जा रहा है कि कमज़ोर हो गया है अमेरिका, कमज़ोर हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जो बाइडन के नेतृत्व में। आपको बता दें कि इसके पीछे कई वजह हैं जो ये बात साबित करती है। रूस इस लिस्ट में सबसे आगे है। उसने नाटो और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा पे 1 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी। हालांकि आपको बता दें, रूस को लेकर भी अमेरिका सरेंडर है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, चीन को झटका, अमेरिका इस सप्ताह कर सकता है बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान। दोस्तों, अगले साल यानी 2022 के फरवरी में चीन के बीजिंग ने शीतकालीन ओलंपिक खेल होने हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत में अब 2 महीनों से भी कम समय बचा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस सप्ताह में अमेरिका चीन के बीजिंग शहर में होने वाले ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान कर सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से आमतौर पर ओलंपिक के उद्घाटन और समारोह में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है, लेकिन इस बार ये संभव नहीं लग रहा है। इस बीच अमेरिका में शीर्ष सांसदों द्वारा भी राजनयिक बहिष्कार का आह्वान किया गया है। NBA बास्केटबॉल खिलाड़ी और मुख्य मानवाधिकार अधिवक्ता NS कंटेनर बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, हिंद प्रशांत में कम हो रही है चीन की ताकत। रिपोर्ट में खुलासा, क्षेत्र में बढ़ रहा युद्ध का बड़ा खतरा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति कम हो रही है। इस वजह से युद्ध का बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। एक नई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। सिडनी स्थित विदेश नीति थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट ने 26 देशों को एक इंडेक्स जारी किया है और ये इन देशों को क्षेत्र में उनकी शक्ति और नियंत्रण के मुताबिक रैंकिंग देता है और इस क्षेत्र को एशिया पावर इंडेक्स कहा जाता है। और इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस महामारी ने बीजिंग की शक्ति को कम कर दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्या सैन्य शक्ति का उभरता संतुलन हिंद प्रशांत में प्रतिरोध और सामरिक स्थिरता में योगदान देगा। ये एक खुला पत्र है। दुश्मनों की गहराई, अमेरिका चीन के बीच बढ़ती प्रतियोगिता और कई संभावित विवाद वाले मुद्दों की मौजूदगी का मतलब है। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना जिस तरीके से अपने रिपोर्ट्स चाइना को लेकर निकल कर उनकी ताकत में कमी आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बांग्लादेश का दौरा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पड़ोसी मुल्क के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा। दोस्तों, आपको बता दें 15 से 17 दिसंबर तक ढाका का दौरा करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले हफ्ते दौरे जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज में कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए अपने बांग्लादेशी समकक्ष
अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर 15 से 17 दिसंबर तक ढाका का दौरा करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर का हाथ अब भाजपा के साथ। पंजाब चुनाव में इस गठबंधन से किसका खेल बिगड़ेगा? दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जिस बात के संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिए थे, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने सोमवार को उस पर मुहर लगा दी। कैप्टन ने कहा है कि सोमवार को चंडीगढ़ में अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पे अगले विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया। अमरिंदर ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में अमित शाह से बातचीत की है। हालांकि सीटों पर समझौता होना बाकी है। पंजाब में अगले साल फरवरी के बाद चुनाव होने की संभावना है कि इस गठबंधन में पूर्व सीअद नेता अकाली दल के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा भी होंगे। हालांकि ढींढसा ने गुरुवार गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ कहने से इनकार किया था। जबकि गठबंधन को लेकर शाह ने शनिवार को बयान दिया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और ढींढसा के साथ बातचीत हुई है। तो दोस्तों, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका होगा। अगली अपडेट, दिल्ली के जंतर मंतर पर महबूबा मुफ्ती का धरना। बोली कश्मीर में अभी भी दर्द है इसलिए धरना। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है। मांग की गई है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को कथित रूप से दबाना और बेगुनाह नागरिकों की हत्या फौरन बंद की जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली में धरना देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि कभी भी कश्मीर में अपना विरोध दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी गई। और उन्होंने कहा है कि वो जब भी विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी या तो उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया जाता था या फिर पुलिस उन्हें ले जाती थी। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी पीडीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कश्मीर एक ऐसी जेल बन गई जहां लोगों को अपनी राय रखने की इजाज़त नहीं। इस तरीके की बात महबूबा का रोना जब दिल्ली में शुरू हो गया है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पे कसा तंज। बोले भैया अब तो कोरोना का तीसरा भी लहर आ रहा है। अब्बा जान ने वैक्सीन लगवा ली है, अब आप भी लगवा लो। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से हर जगह डर का माहौल। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नए वेरिएंट को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब तो अब्बा जान ने भी वैक्सीन लगवा ली है, इसलिए वो भी वैक्सीन लगवा लें, शायद सच बोलना सीख जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर जमकर निशाना साधा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस वैक्सीन से लोगों को सुरक्षा का कवच मिला, उन्हें उस वैक्सीन का विरोध किया था और ये मोदी और बीजेपी की वैक्सीन बताया। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूपी में हिंदू बनते ही वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया और कहा 1400 साल पहले अरब में बना इस्लाम ये धर्म नहीं, आतंकी गुट है। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी अब हिंदू बन गए हैं और उनका एक त्यागी परिवार वो हो गए हैं। हरबीर सिंह त्यागी नाम है उनका, हरबीर नारायण त्यागी बन चुके हैं। त्यागी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया। जैसे ही त्यागी बने तत्काल त्यागी जी ने बड़ा बयान दे दिया और इस्लाम को आतंकी संगठन बताया है। कहा मोहम्मद पैगंबर द्वारा खड़ा किया गया 14 साल पुराना ये एक आतंकी गुट है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पेश किया आंदोलन के 1 साल का लेखा जोखा। 81 लाख से ज़्यादा खर्च हुए लाइट एंड साउंड पर, करीब 18 लाख का पी गए पानी। किसान आंदोलन की फंडिंग को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच किसान नेता मोर्चा ने रविवार को अपने खर्चा का सारा लेखा जोखा पेश किया। कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के नेता रविंदर सिंह ने 29 नवंबर तक हिसाब किताब सबके सामने रखा, जिसके अनुसार इस आंदोलन को देश और विदेश से 6,35,83,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। आंदोलन के कोष में 96 लाख रुपए शेष बचे हैं। किसान नेताओं के अनुसार चंदे की ज़्यादातर राशि एनआरआई से आई है। हिसाब किताब के अनुसार सबसे ज़्यादा राशि लाइट एंड साउंड पर, जबकि सबसे कम खर्च पानी, पीने के पानी पर किया गया है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। तो दोस्तों, फिलहाल एक और अपडेट, जैकलिन की मुश्किलें। ईडी ने 8 दिसंबर को बुलाया। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का है ये मामला पूरा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैकलिन फर्नांडिस जो कि एक्ट्रेसेस हैं और इनकी मुसीबत बढ़ गई है। ईडी ने इनको थमा दिया है। नोटिस 8 दिसंबर
को पूछताछ के लिए बुलाया है। हो सकता है संक्रामक आक्रमण की तैयारी में रशिया यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बीच पुतिन से 7 दिसंबर को बात करेंगे बाइडन। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की तैयारियों के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से वीडियो कॉल पर बातचीत करने वाले हैं। ये सुरक्षित वीडियो कॉल 7 दिसंबर यानी कल होगी। ये चर्चा ऐसे समय पर होने वाली है जब बाइडेन प्रशासन का अपनी खुफिया रिपोर्ट पर दिमाग ठनका हुआ है। मॉस्को अगले साल की शुरुआत में ही यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। हालांकि रूस ने ऐसे दावों को पूरी तरीके से नकारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है दोस्तों अपने आप में कहीं न कहीं पुख्ता होती है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने व्हाइट हाउस के हवाले से खबर दी है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ 7 दिसंबर को सुरक्षित वीडियो कॉल पर बातचीत भी की। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 200 सियालकोट में मारे गए श्रीलंकाई नागरिकों की पत्नी बोली, मेरे पति वे गुनाह थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमें इंसाफ दिलाओ। दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में ईसा निंदा के आरोप में भीड़ के हाथों पीट कर मार दिए गए श्रीलंकाई नागरिक पियांथा दिवागदाना की पत्नी ने पाकिस्तानी सरकार और प्रधानमंत्री इमरान खान से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री पंजाब प्रांत में सियालकोट के एक फैक्ट्री मैनेजर के पद पर काम करने वाले प्रियांथा को भीड़ ने ईसा निंदा के आरोप में पीट कर मार दिया और उनके शव को तत्काल आग के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि आतंकवाद की धाराओं के तहत अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 1,000 से ज़्यादा लोग 100 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन दरअसल असल में ये कुछ है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान उत्तेजना वाली बातें बोलते हैं, ऐसे में इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी हैं पाकिस्तान में। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बोले, संविधान के प्रस्ताव में सेकुलर शब्द जोड़ने से देश की आध्यात्मिक छवि को हुआ नुकसान। बीजेपी सांसद ने दी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते के दौरान सेकुलर शब्द जोड़ने के देश की आध्यात्मिक छवि को नुकसान पहुंचाना बताया। इनके बयान पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सहमति में प्रतिक्रिया दी है। दरअसल लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने भारत को अनादिकाल के एक आध्यात्मिक देश बताते हुए कहा है कि प्रस्तावना से पहले ही उल्लेखित संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र के लिए 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। इसके बाद से इसकी अपनी आध्यात्मिक छवि को नुकसान हुआ है। इसने इसकी विशालता को सीमित कर दिया है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी उस याचिका का जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है। इस याचिका के जरिए उन्होंने मांग की कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें कूट कूट के भरी हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का रोम रोम कर्जदार, जी हाँ, इमरान सरकार के पास नहीं चीन की उधारी चुकाने के लिए पैसे। चाइना अब खेल रहा है डबल गेम। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार के पास चीन को कर्ज देने को पैसा नहीं है। IMF ने तो पहले ही रगड़ा दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान आखिर पैसा चुकाएगा कैसे और चाइना को मिलेगा कैसे। लेकिन चाइना इस बात से बिल्कुल पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो निश्चिंत है। आखिर क्यों? इसके पीछे की भी बड़ी वजह है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है दोस्तों कि चाइना पूरी तरीके से लग रहा है कि अगर इसने हमारा पैसा नहीं दिया तो आने वाले समय में पाकिस्तान की ज़मीनों पर जो है वो कब्जा भी चाइना ही करेगा। और यही कारण है कि चाइना पूरी तरीके से आश्वस्त है। पैसा अगर दिया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। पैसा अगर पाकिस्तान ने लिया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, शायद पाकिस्तान भूल रहा है कि जिस चाइना के साथ हाथ मिलाया है, चाइना घुस करके एक एक ज़मीन कराची तक कब्जा करके पैसा लेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी आज अयोध्या में, चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्सेस की तैनाती। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, मथुरा में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, मथुरा से लेके अयोध्या तक, काशी से लेके तमाम धार्मिक स्थलों पे आज चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्सेस की तैनाती और तमाम अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से आज बरसी है, इसको देखते हुए सेना ने ये चीज़ें की हैं।
आपको बता दें कि आज अयोध्या में बरसी है बाबरी विध्वंस की, तो वहीं मथुरा में हिंदुत्ववादियों ने कूच करने का ऐलान किया था। इन दोनों मसलों को लेकर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के